हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं 21st कॉन्सेप्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज आर्म्स रेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आर्म्स कंट्रोल के बारे में बताया था और आपको ये टॉपिक सुनकर लग रहा होगा कि ये उसी से मिलता जुलता है। तो हाँ, ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन, क्रिस्टल क्लियर फ़र्क दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में पता होना चाहिए। देखो, आर्म्स कंट्रोल में क्या था कि कंट्रीज़ ने आर्मामेंट्स जो है, बंदूकें, मिसाइलें, मिलिट्री के जो टैंक्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, कुछ भी है, ये सब कुछ डेवलप कर लिया है। और ये हमने सीखा था उस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि दुनिया में ये सब कुछ बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है। या फिर अगर हम ABC वेपन्स की बात करें, जिसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स थे, बायोलॉजिकल वेपन्स थे, केमिकल वेपन्स थे या न्यूक्लियर वेपन्स थे, अगर ऐसे वेपन्स की कोई भी अनहोनी हो जाए तो जिस कंट्री ने उन वेपन्स की, उन आर्मामेंट्स की स्टॉक पाइलिंग कर रखी है, वो तो ब्लास्ट होगी होगी, वो तो फटेगी फटेगी। लेकिन मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम तो डूबे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबे, यानी कि अगल बगल वाली कंट्रीज या रीजन्स में बहुत सारी कंट्रीज को वो अपने साथ लपेट चलेगी वो कंट्री। तो इसलिए हमने उस कंटेक्स्ट में इसी वजह से हमने डिस्कस करा था कि आर्म्स या आर्मामेंट्स के ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी, और वो कंट्रोल आता है थ्रू ट्रीटीज, थ्रू पैक्ट्स, थ्रू एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशन स्टेट्स। अब आर्म्स रेस में क्या है, वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है ये मेरे को पहले कवर करवाना चाहिए था आपको, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्म्स रेस में क्या है, नेशंस के बीच में एक ना होड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा आर्म्स बनाएगा। अब नेशन स्टेट्स यानी कि कंट्रीज इस आर्मामेंट की डेवलपमेंट के पीछे रीज़न देते हैं कि मतलब उनके बीच में ये रेस क्यों लगी हुई है, वाई दे आर इन सो मच रश टू डेवलप वेरियस काइंड्स ऑफ आर्म्स एंड आर्मामेंट्स। वो कहते हैं कि ये एक प्रकार से डेटरेंस की तरह काम करता है, यानी कि सामने वाले कंट्री को या एग्रेसिव स्टेट को रोकता है हम पे अटैक करने से। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंट्रीज का ये कहना कि ये आर्मामेंट्स हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हमें एक डेटरेंस डेवलप करना है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस लेक्चर में हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं दोस्तों, आर्म्स रेस का मतलब क्या होता है। आर्म्स रेस का मतलब ये है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, यहाँ पर वर्ड आ रहा है रेस, आर्मामेंट्स की रेस, कौन ज़्यादा हथियार बनाएगा अपने देश में, उन हथियारों की, उन मिसाइल्स की, उन एयरक्राफ्ट्स की, फाइटर जेट्स की, न्यूक्लियर वेपन्स की, ABC आर्मामेंट्स की, एटॉमिक, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स की स्टॉक पाइलिंग करेगा। तो ये एक प्रकार से रेस है जिसके अंदर नेशन स्टेट्स के बीच में एक कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है कि कौन कितने आर्मामेंट्स को बिल्डअप कर सकता है या उनकी स्टॉक पाइलिंग कर सकता है उनके बनने के बाद। और यहाँ पर आर्म्स रेस जनरली, अब रेस तो देखो लगाई जब जाती है, जैसे आप पार्क में अकेले दौड़े और आप कहो घर पर आके कि मम्मा मैं फर्स्ट आ गया, तो आप तो रेस में अकेले ही दौड़ रहे हो ना। ये कहने के लिए आपको कि आप किसी से जीते हो तो आपके बगल में कोई भागना तो चाहिए। सिमिलरली आर्म्स रेस का कॉन्सेप्ट IR में कुछ इस प्रकार से डिनोट करा जाता है, जहाँ पर यह माना जाता है कि किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एटलीस्ट 2 एक्टर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, 2 कंट्रीज तो होने ही चाहिए जिसके बीच में रेस क्रिस्टल क्लियर तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिख रही हो कि यस दे आर इन अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को दबाने के लिए ये आर्मामेंट जो है वो डेवलप करते चले जा रहे हैं। अब यहां पर आर्म्स रेस के अंदर ना एक कंट्रीज का साइकोलॉजिकल पैटर्न जो है वो विजिबल होता है। मतलब नेशन स्टेट्स की सरकारों के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनके मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान के कंटेक्स्ट के अंदर, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर एक चीज देखी जाती है विच इज द साइकोलॉजी ऑफ कंट्रीज। और वो साइकोलॉजी क्या है? एक्शन रिएक्शन पैटर्न। एक्शन रिएक्शन पैटर्न यानी कि अगर कल को मान लो कि अमेरिका ने कुछ आर्मामेंट्स डेवलप करे, तो ये हुआ अमेरिका का एक्शन। तो उसके चलते
रशिया या फिर अर्सवाइल यूएसएसआर, या फिर आप चाइना को भी ले सकते हो, चाइना ने और ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के या फिर और नंबर ऑफ वेपन्स डेवलप कर दिए अमेरिका को साइलेंट जवाब देने के लिए। रशिया ने एक रिएक्शन जो है वो लॉन्च करा कि तुमने एक मिसाइल बनाई, हमने 4 बना दी, तुमने 4 बनाई, हमने 40 बना दी, तुमने एक फाइटर जेट बनाया, हमने 11 खड़े कर दिए उसके सामने। तो आर्म्स रेस में जनरली ये देखा जाता है कि कंट्रीज के बीच में एक साइलेंट तरीके की रेस लगी रहती है और जो एक्शन रिएक्शन पैटर्न के बेसिस पर चलती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था इस पॉइंट में कि ये एक साइकोलॉजी है कंट्री की या कंट्रीज को चलाने वाली सरकारों की, बिकॉज यहाँ पर कोई सच में युद्ध हुआ ही नहीं है या युद्ध की संभावना ही नहीं है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि दुनिया में 200 से अधिक जो कंट्रीज हैं वो तुम्हारे सामने इतने वेपन्स की स्टॉक पाइलिंग करके नहीं रख सकते जितने हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब आप एक एग्रेसिव स्टेट को या फिर एक सुपर पावर को या फिर एक पावर ब्लॉक को या फिर हम बात करें एक हेजीमन को आप बेसिकली चैलेंज ही तो कर रहे हो। अगर एक हेजीमन के पास, जैसे करंटली अभी अमेरिका हेजीमन है, मान लो फॉर एग्जांपल उसके पास 500 न्यूक्लियर वेपन है और उसके सामने चाइना जो है वो 501 न्यूक्लियर वेपन बना दे, रशिया जो है वो 502 न्यूक्लियर वेपन बना दे, तो हम यही तो कहेंगे कि इनको जरूरत क्या पड़ गई थी न्यूक्लियर वेपन बनाने की। ये एक साइलेंट मैसेज अमेरिका को ही तो देना चाह रहे हैं कि तुम जो अपने आप को बाप समझ रहे हो तो बाप में समझो हम तुम्हारे दादाजी हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं सुपर पावर्स एक दूसरे को। तो यहां पर एटलीस्ट 2 एक्टर्स का होना इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जरूरी है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कोई रियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप आर्म्स रेस को भी एक प्रकार से शीत युद्ध का नाम दे सकते हो, ये भी एक प्रकार से कोल्ड वॉर है, क्योंकि ये आर्म्स को बनाने की, आर्मामेंट्स को स्टॉक पाइलिंग करने की एक होड़ लगी हुई है नेशंस के बीच में, एक रेस लगी हुई है। सच में वो नहीं उतरे किसी बैटलफील्ड पर लड़ने के लिए या फिर उनके बीच में कोई रियल का कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि बेटा आंख उठाकर देखा अगर हमारी तरफ तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। ये मत सोचना कि हम तुमसे कम है पावर में, हल्के में मत लेना बेटा में। ये एक मैसेज होता है, ठीक है, आर्म्स रेस में जो एक्टर्स होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति। अब आर्म्स रेस शुरू कब होती है, तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, उनका ये कहना है कि वॉर की, आर्म्स रेस की ना स्टेजेस होती हैं। तो जब एक्चुअल में नेशन स्टेट्स के बीच में कोई वॉयलेंस का आउटब्रेक यानी कि वॉयलेंस अकर हो चुका होता है, या सिंपल भाषा में कहें युद्ध स्टार्ट हो गया, उससे पहले ही हमेशा आर्म्स रेस जो है वो उन एग्रेसिव स्टेट्स के बीच में, उन 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स के बीच में स्टार्ट होगी। पहले वो हमेशा वेपन्स बनाएंगे, उनकी स्टॉक पाइलिंग करेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे, अपने रिपब्लिक डे की परेड में शो ऑफ करेंगे उसका। और वॉर जो होता है, या जो यहाँ पर आउटब्रेक जो लिखा हुआ है कि आउटब्रेक ऑफ वॉयलेंस, ये बेसिकली आर्म्स रेस के बाद के रिजल्ट्स होते हैं, ये बाद के स्टेप होते हैं। लेकिन आर्म्स रेस से क्या वॉर या वॉयलेंस हो गई होगा ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आर्म्स रेस होने की वजह से, मान लो कि 2 सुपर पावर्स हैं, यूएसए और यूएसएसआर, या आप आज के समय में यूएसए और रशिया कह लो या यूएसए और चाइना कह लो, कोई भी 2 कंट्रीज मान लो, हम अमेरिका और रशिया को मान लेते हैं, तो उनके बीच में जो आर्म्स रेस चल रही है वो एक तरीके से कोल्ड वॉर की सिचुएशन है। लेकिन जब वॉर हो गया या आउटब्रेक हो गया वॉयलेंस का, तब तो वो डेफिनेटली एक हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गया ना फिर तो वो। तो आर्म्स रेस की वजह से क्या वॉर या वॉयलेंस टल सकते हैं क्या? वॉयलेंस का आउटब्रेक टल सकता है क्या? युद्ध होने की संभावना कम हो सकती है क्या? ये भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि यहां पर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात है कि आर्म्स रेस की वजह से युद्ध होगा क्या, कन्फ्लिक्ट होगा क्या? जरूरी नहीं है। लेकिन आर्म्स रेस की वजह से जो कंट्रीज कहते हैं कि हम तो एक डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाले को एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं कि हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखना, तो क्या इससे युद्ध की संभावना खत्म हो सकती है क्या? कोई गारंटी नहीं है, होने को हो भी सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी किसी देश के अंदर ऐसा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के अलावा बड़े सारे कंट्रीज के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी हमें बताते हैं। इकोनॉमिस्ट का और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का या पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये कहना है, जो दुनिया की अलग अलग सरकारों को डिस्कस करते हैं या कंट्रीज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं कि
देशों का इतिहास हमें ये बताता है कि आज तक दुनिया में जो भी लंबे समय के लिए क्रॉनिक क्राइसिस जो आए हैं अलग अलग कंट्रीज में, यानी कि अलग अलग तरीके के डिजास्टर्स कह लो आप, महामारी कह लो, कोई भुखमरी कह लो, अकाल कह लो, फेमीन आ गया, कोई डिजास्टर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ऐसे क्रॉनिक क्राइसिस के टाइम पर या इससे पहले या इसके बाद आर्म्स रेस जो है वो एक प्रकार का कॉन्टिन्यूस फीचर देखा गया है ऐसी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि ऐसी कंट्रीज को जहां जहां पर क्रॉनिक क्राइसिस आता है उनको ये डर लगता है कि कल को हमारे ऊपर कोई कब्जा ना कर ले, या फिर हम जो है पावर रेस में बहुत पीछे ना रह जाएं, तो हम वेपन्स की डेवलपमेंट और उनकी स्टॉक पाइलिंग शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही चीज देखी गई है अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट के अंदर। मतलब देश जो है पूरा का पूरा रीजन जो मिडल ईस्ट है उसको बंजर जमीन बना दिया, रेत पड़ी हुई है वहां पर, बिल्डिंगें टूट रही है, स्कूल सालों से बंद है, यूनिवर्सिटीज की डिग्री का तो नाम तक नहीं सुना बच्चों ने, उनको आर्मी में भर्ती करा जा रहा है, आतंकवाद की संभावना है, लेकिन फिर भी सारी चीजें ध्वस्त हैं, सारी चीजें मिट्टी में मिल रखी हैं, एजुकेशन सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, सब कुछ, लेकिन वेपन्स का निर्माण फिर भी चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और क्या रीजंस हैं जो कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं आर्म्स रेस के पीछे। उनका ये कहना है कि नेशंस को ना बहुत पसंद आता है, नेशन स्टेट्स को बहुत पसंद आता है शो ऑफ करना, जब उनके देश में रैपिड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के मामले में, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में जब बहुत बढ़ोतरी हो जाती है किसी कंट्री की, तो उनको शो ऑफ करना बहुत पसंद होता है कि देखो हमने नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे नए नए वेपन्स बनाए हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर देखो क्या रडार सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली दुश्मन देश से आई हुई मिसाइलों को ट्रैक करके हवा में ही फोड़ देगा। इस मिलिट्री टैंक को देखो, इसके ऊपर कोई कैसा भी बॉम्ब गिरा दे, अगर कोई हमारा बंदा अंदर बैठा हुआ है इस मिलिट्री टैंक के, तो ये नहीं फटेगा, बल्कि हमारे टैंक के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि सामने वाले के टैंक को ये फोड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं कि कंट्रीज जब भी टेक्नोलॉजी के मामले में महारत हासिल कर लेती है ना, तो उनको एक शौक जो है वो लगता है, अंदर से दिलचस्पी जागती है कि हम जो है वो आर्म्स रेस में पार्टिसिपेट करते हैं शो ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों ध्यान से सुनना। देखो अभी तक ऐसा देखा गया था, अभी तक ऐसा परसीव करा जा रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि आर्म्स रेस होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन जो दिया जाता था वो ऐसा माना जाता था कि आपके अपोनेंट्स के पास भी एक कैपेबिलिटी है आर्मामेंट्स को डेवलप करने के लिए, इसलिए आपको आर्मामेंट्स डेवलप करनी है, उनकी स्टॉक पाइलिंग करनी है। लेकिन सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट पुश फैक्टर नहीं है। कहने का मतलब यह है आपके अपोनेंट्स के पास आर्मामेंट्स हैं तो आप डेवलप कर रहे हो डेटरेंस के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको साइलेंट एक मैसेज देने के लिए कि हमें कमजोर मत समझना। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये तो बहुत एक झूठा सा रीजन हुआ कि ओपोनेंट आपका स्ट्रांग है, उसके पास, आपके ओपोनेंट के पास, आपके एनिमी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, इसलिए आपने जो है अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करके आर्मामेंट्स बना ली और उनकी स्टॉक पाइलिंग कर ली। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि ये तो सिर्फ एक फेक और एक झूठा रीज़न है। उनका मानना ये है कि इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट छुपे होते हैं, कंट्रीज का कुछ और मकसद छुपा होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट दोस्तों उस इंटरेस्ट को कहते हैं, ये टर्म जनरली कंट्रीज के कंटेक्स्ट में यूज होती है कि जब आप दिखाते कुछ और सोचते कुछ और हो। तो यहाँ पर कंट्रीज की असली सोच क्या है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया कि उनको शो ऑफ करना बहुत पसंद है, कि उन्होंने ना बहुत अच्छी लेवल की एडवांस मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर ली है, या इंडस्ट्रीज जो हैं उनके यहाँ बहुत हाई फाई हैं। ठीक है, और उन इंडस्ट्रीज में इस प्रकार के टैंक जो है वो बन रहे हैं। और इसके अलावा कंट्रीज को बहुत अच्छा लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बोस्ट ऑफ करना कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग जो है, हमने इस साल का अपना डिफेंस बजट बना रखा है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ 100% ऑफ जीडीपी कितना परसेंटेज हम लोग डिफेंस सेक्टर के ऊपर, आर्मामेंट्स के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर, उनके टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनके
जो भी चीज़ें यूज़ होती है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, या किसी भी कंट्रीज़ के पास कितनी भी तरह के आर्म फोर्सेज हों, कंट्रीज बहुत प्राउडली बताती हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ बजट हमारा इस साल, इतनी परसेंट ऑफ जीडीपी, आउट ऑफ द एंटायर जीडीपी, आउट ऑफ द एंटायर बजट इसमें लगने वाला है डिफेंस सेक्टर के अंदर या डिफेंस बजट के अंदर, इतना इतना करोड़ों अरबों रुपए जो है वो एलोकेट होने वाला है। तो ये जो शो ऑफ जो करा जाता है मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स के कंटेक्स में, या जो कंट्री शो ऑफ करना चाहती हैं, तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं ये भी एक आर्म्स रेस का कारण है। सिर्फ कंट्रीज का ये कहना कि ओपोनेंट कंट्री, एनिमी कंट्री स्ट्रांग होती चली जा रही थी, उसकी कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो गई थी, इसलिए हमें उसके सामने एक डेटरेंस क्रिएट करना था, इसलिए हमने आर्मामेंट्स डेवलप करे, तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं ये झूठा रीजन है। ये आप अच्छे रिश्ते बनाकर भी उनको शांत करवा कर रह सकते हो, और आप जो है यूनाइटेड नेशंस की मदद ले सकते हो, अपने जो अलाइंसेस हैं या दोस्त हैं उनकी मदद ले सकते हो। इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि हमने डेटरेंस क्रिएट करने के लिए आर्मामेंट्स बना डाले। ठीक है, तो इन मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होता है एक कंट्री के द्वारा आर्म्स पर और आर्मामेंट्स के ऊपर होने वाली रिलेटेड रिसर्चेस के ऊपर। ऐसे सर्कमस्टांसेस में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं कि जो प्योर मॉडल है आर्म्स रेस का, मतलब आर्म्स रेस को सिंपली सिर्फ ऐसा डिफाइन करना, प्योर मॉडल मतलब किसको कहते हैं, जो सिंपल डेफिनेशन होती है कि दो कंट्रीज जो हैं उनके बीच में रेस लगी हुई है कि वो आर्मामेंट डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, उनकी स्टॉक फाइलिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि आर्म्स रेस को इस नैरो माइंडसेट के साथ देखना, ये जो है हमारी बेवकूफ़ी हो सकती है। आज के समय में आर्म्स रेस के मॉडल को हमें मॉडिफाई करके समझना होगा, कंट्रीज की साइकोलॉजी को समझना होगा कि वो जो रीज़न दे रही है डेटरेंस का, वो झूठा रीज़न है, वो बेसिकली करना चाहती हैं शो ऑफ। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ना डिफरेंस बताया जा रहा है कि आर्म्स रेस और आर्म्स वॉर में इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। आर्म्स रेस जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक प्रकार से कोल्ड कंडीशन है, लेकिन जब वॉर या वायलेंस हो गया तो ये एक प्रकार से हॉट वॉर की कंडीशन है। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आर्म्स रेस की वजह से क्या वॉर या वायलेंस रुक सकते हैं क्या, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आर्म्स रेस की होने की वजह से वॉर्स एंड वायलेंस होंगे ही क्या 100%, ये भी कोई सुनिश्चित चीज़ नहीं है, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो राइटर हमें उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए ये बता रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स के बीच में, आर्म्स रेस और आर्म्स वॉर के बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। और हम जो हैं एब्सोल्यूट लेवल पर ये नहीं बोल सकते कि ये जो आर्म्स रेस चल रही है दोनों मतलब ग्रुप्स ऑफ नेशंस के बीच में या दो नेशंस के बीच में, वो एक तरीके से इसलिए चल रही है क्योंकि वो एक दूसरे को डेटर करना चाहते हैं, डेटरेंस का काम हो रहा है यहाँ पर। नहीं, ये एक्चुअल वॉर के अंदर ये आर्म्स रेस कन्वर्ट हो सकती है। तो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं इस आर्म्स रेस को कहीं ना कहीं स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बैलेंस है डेटरेंस का कि भाई तुम्हारे पास 500 वेपन है, यूएसए बोलता हमारे पास 500 वेपन्स हैं, तो रशिया ने बोला हमारे पास भी 500 वेपन्स हैं। तो ये जो तराजू है ना, ये तराजू अभी बैलेंस्ड है, बिल्कुल इक्वल वेट है इसका। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि रातों रात खबर आई कि रशिया के पास हो गए 5 न्यूक्लियर वेपन और अमेरिका के पास है 500, तो इस आर्म्स रेस के चलते बहुत लाइकली है, ये बहुत एक मतलब आउटकम आ सकता है कि ये जो कि बहुत इजीली आ सकता है कि ये पूरे के पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और कौन से सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, डेटरेंस सिस्टम की, कि अभी तक ये जो तराजू का जो वजन है दोनों साइड इक्वल है कि 500 वेपन अगर तेरे पास है तो 500 मेरे पास भी है, शो ऑफ मत कर, चुपचाप बैठा रहे। लेकिन अगर रातों रात कुछ खबर ऐसी आती है कि 5000 वेपन्स हो गए, आर्मामेंट्स हो गए, एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल या न्यूक्लियर वेपन्स हो गए रशिया के पास, और अमेरिका के पास उसका सिर्फ 10% रह गया, फिर वो बहुत पीछे रह गया, तो इस सिस्टम का ब्रेकडाउन होने के साथ ही अमेरिका और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हो सकता है। अब हमें एक पर्सपेक्टिव ये भी दिया जाता है राइटर के द्वारा और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स दोस्तों हमें ये भी बताते हैं कि आर्म्स रेस जो है ना, अगर दो नेशन स्टेट्स के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में चल रहा है, अपना अपना अलग अलग चल रहा है,
तो वो अभी तक हो सकता है कि दो सेपरेट आर्म्स रेस हों, लेकिन वो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, दोनों के दोनों आर्म्स रेस, जैसा कि अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट के टाइम पर हुआ। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए का अलग ग्रुप चल रहा है, यूएसएसआर का अलग कोलिशन ग्रुप चल रहा है। इनके पास है जो दोस्त हैं वो कौन से ग्रुप का पार्ट है? नेटो, सीएटो, सेंटो। और ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। यूएसएसआर जो है उसके जो ग्रुप में कंट्री जो शामिल है, तो उस ग्रुप का नाम क्या है? वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट आया था दोस्तों 1955 में। नेटो आया था 1949 में। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों की राइवलरी अपनी अपनी चल रही है। लेकिन मान लो यहाँ पर यूएसए या अमेरिका की, यूएसए की या यूएसएसआर की कोई भी एक एलाई कंट्री है, चाहे वो अमेरिका की दोस्त है या फिर वो कंट्री यूएसएसआर की दोस्त है, या दोस्त नहीं भी है, तो दोनों पावर ग्रुप्स क्या करेंगे? और इनको कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या बोला जाता था? आज भी बोला जाता है वैसे तो सुपर पावर्स। लेकिन इस सुपर पावर के डेफिनेशन में अपार्ट फ्रॉम रशिया, जो कि सक्सेसर स्टेट है यूएसएसआर का, चाइना भी शामिल हो गया इस डेफिनेशन के अंदर। खैर वो अलग बातें हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुपर पावर्स के बीच में एक होल्ड लगी हुई है, ठीक है, कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना है। अब ये एक मौके की तलाश में है। तो ऐसा मौका इनको अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट में मिला था, जो कि आज तक चला आ रहा है। जैसे आप जो बात करते हो ना इसकी दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की, ये भी अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट का पार्ट ही है। और ये चला आ रहा है वॉर कब से? यहां पर आप डेट देखिए, सिंस 1948। डिटेल में हम कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आगे चलकर हमारा टॉपिक आएगा, तो ऐसा मत सोचना। अरब इजराइल वॉर क्या है, ये वॉर को शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, इसके फेजेस हैं। ये सिर्फ 1948 का वॉर नहीं है, फिर ये 67 में हुआ, कोल्ड वॉर एरा के बाद चला, ठीक है, अभी भी चल रहा है। ये आप इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट तो जानते हो, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये 1948 से आज तक 2024 तक, ठीक है, कंटिन्यूड है ये। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर का कुछ लेना देना था क्या पर्सनली अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से? नहीं। पर इनको शो ऑफ करने का एक मौका तो चाहिए था, और इस मौके की तलाश में थे। तो दोनों के दोनों सुपर पावर्स ने, भाई साहबों ने क्या करा कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जब पूरे के पूरे अरब नेशंस की वर्सेस इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट जब चल रही थी, जब वॉर चल रहे थे, तो यूएसए ने अपना एक ग्रुप बनाया, यूएसएसआर ने अपना ग्रुप बनाया। इन्होंने इनको हथियार आर्मामेंट्स वगैरह सप्लाई करना शुरू करे, इन्होंने इनको करना शुरू करे। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता चला गया। लेकिन इससे ये शो क्या कर पाए कि देखो, अगर तुम हमारे हथियार लोगे तो तुम दुश्मन सेना को मार गिरा सकते हो। और यूएसएसआर का इंटेंशन क्या था? तुम हमारे टैंक, हमारे बजूका, हमारे हथियार लोगे तो चाहे भले ही तुम्हें अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा हो आर्म्स के मामले में, या फिर जो दुश्मन देश हैं उनके पास जितने भी वेपन्स हैं, हमारे वेपन्स उनसे सुपीरियर हैं। ये रेस जो है ये चलना स्टार्ट हो गई थी अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर, जो कि पर्सनली यूएसए और यूएसएसआर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक स्कोप ढूंढ लिया अपना, कि यार हम आपस में तो लड़ नहीं सकते हैं हॉट वॉर, कल को तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे मौक़ों की, मतलब ऐसे मौक़ों की तलाश में सुपर पावर्स रहते थे कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। आज भी ये चीज़ चलती है। बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बोलती है कि जो टेररिस्ट है ना, ये टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना। लेकिन आर्मामेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर टेररिस्ट ग्रुप के लिए यही सारी कंट्रीज हैं, ऐसा इंटरनेशनल एक्सपर्ट बहुत सारे बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। क्योंकि वो ये बोलते हैं, उनकी बात भी लॉजिकल है, वो ये बोलते हैं कि अमेरिका जैसे देश यूनाइटेड नेशंस में आकर, रशिया जैसे देश यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म और पोडियम पर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद ह्यूमैनिटी के लिए डिजास्टर है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं द फनी थिंग इज कि आतंकवादियों के पास इतने लेटेस्ट जो वेपन्स आ जाते हैं, हथियार आ जाते हैं, अनलिमिटेड गोलियां हैं, ऐसे गोले बारूद चला रहे हैं वो, तो उनके पास कैसे आ गए इतनी सप्लाई? वो आतंकवादी हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, इंजीनियर है नहीं, जितने भी लोगों को किडनैप करके मान लो उठा भी लिया होगा,
तो उनके पास उनको कैसे पता कि खुदाई कर कर कहाँ पर आयरन मिलेगा, स्टील मिलेगा, उसको फैक्ट्री में जाके पिघलाना है, फिर एक टैंक बनाना है, वो टैंक इतनी सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए कि तुम्हारी सरकारी जो फोर्सेज है जब वो हम पे अटैक करेंगी तब हम बच सकें। उनके पास भी करारा जवाब देने के लिए उतनी ही हाई टेक्नोलॉजी की बंदूकें, उतने हाई टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर्स, बजूका, मिसाइल और अनलिमिटेड गोलियों का उत्पादन हो कहाँ से रहा है? अगर सप्लाई तुमसे नहीं जा रही है तो फिर कहाँ से जा रही है? तो कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, और ये वाली बात कितनी सही है कितनी गलत है हम आगे के लेक्चर्स को डिकोड करेंगे जब जब हमारी डिस्कशन आगे बढ़ेगी, और हम इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से भी समझेंगे और पेपर 2 में आईआर के परस्पेक्टिव से भी समझेंगे और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शन के परस्पेक्टिव से भी समझेंगे कि कंट्रीज जो झूठी बातें कर कर आती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पोडियम और प्लेटफॉर्म पे जाकर कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, आतंकवादियों को ख़त्म करना है, लेकिन असल में उनको जो पनाह दे रखी है अपने कंट्री में तो नहीं, ऑफिशियल तौर पे तो नहीं, लेकिन उस आतंकवाद के सिलसिले को जारी रखने का, कॉन्टिन्यूटी में रखने की जिम्मेदारी, या फिर हम ये कहें कि जो आरोप है वो इन कंट्रीज़ को ब्लेम लेना ही चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि उसको कंटिन्यूड एक फोर्स की तरह रखने का काम, उसको पालने का काम, उसको दिन पे दिन ग्रो करने का काम इन्हीं देशों ने करा है जो कि झूठे नकाब पहनकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये बोलते हैं आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। तो ये जो दो सेपरेट आर्म्स रेसेस हैं, राइटर हमें ये बता रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें भी बताते हैं कि दो सेपरेट आर्म्स रेसेस दो देशों के बीच में अपने अपने एरियाज में चल रही हों, लेकिन वो आपस में कभी कभार इंटरलिंक हो सकती हैं। दे कैन बिकम इंटरलिंक्ड विथ सुपर पावर्स कॉम्पिटिटिवनेस, जैसा कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में देखने को हमें मिला 1948 वाले वॉर में भी, 1967 वॉर वाले में भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी डिस्कशन समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा एक ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा 4 ऑप्शन के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लॉ, जो कि प्राची मौर्य मैम पढ़ाती हैं, बाकी तीनों ऑप्शन मैं ही पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पीएसआईआर। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरी हो फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन डिस्कशंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अभी तो खैर वो ग्रुप पर आपको आती जा रही है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये जो पूरी की पूरी बुक्स की जो पीडीएफ है ये आपको आगे जाकर नहीं मिलेगी अगर आपको इनको एक्सेस करना है कॉम्प्रिहेंसिवली। तो फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़, और इस क्यूआर कोड पर यूपीआई ऐप से स्कैन कर देना 21 रुपीज़ को, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना, हमारी टीम डायरेक्टली आपको पीपीटी जो है वो सेंड कर देगी। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको अपडेट्स वेरियस चीज़ों की मिलती जाती हैं और आप हमारी बढ़ती हुई फैमिली का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, तो और मज़ेदार डिस्कशंस करेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आप लोग सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।